हेलो एंड नमस्कार। जो कैंडिडेट्स अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से जज बनने के मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बाकी सारे लर्नर्स के लिए एक ऐसी किताब है जहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लिंकिंग मुलाकात एक ऐसा ही एपिसोड आपके सामने लेके आया है जिसके ज़रिए आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की स्ट्रगल को, प्रिपरेशन को, मेथोडोलॉजी को, स्टाइल को ऑब्जर्व कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को एक नया लेवल अचीव करवा सकते हैं। सो इंतजार किस बात है, लिंकिंग मुलाकात के जरिए लेट्स क्रैक जुडिशरी। तो इंग्लिश पढ़ाती थी मुझे, तो तभी मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, तो मैंने कुछ भी गलती कर दी, वो मेरी चोटी खींचती थी और मारती थी। जैसे एक चोटी खींचती थी फिर मारती थी। मोटो था वही जुडिशरी था। मतलब मैं जब प्रैक्टिस करती थी तो उसी तरीके से करती थी, मतलब वो सोच के करती थी, वो सारे प्रिपरेशन के साथ करती थी कि मुझे आगे जुडिशरी में ये सब करना है, ये मुझे कौन सी चीजें कब कहाँ काम आएगी उस हिसाब से आप कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। लिंकिंग लॉज ऐसे कोई अगर लेक्चर्स होते तो हमारे लिए भी काफी बेनिफिशियल होते। ऐसे मुझे भी लोग बोलते थे कि यार क्या जज बनोगी, क्या तुम एक, जब मैं एडवोकेट का भी बन रही थी प्रैक्टिस में, तभी भी ऐसे बोलते थे कि यार तुम तो बोलती नहीं हो, तुम कैसे एडवोकेट बनोगी। हेलो एंड नमस्कार। तो जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी ऐसा ही कुछ स्पेशल होने वाला है। एक और जज साहिबा हमारे बीच में आज जुड़ने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनसे हर उस बारीकियों को जानना जो आपको मार्केट की दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। और मेरा ये यकीन है कि जब हम लोग किसी ऐसे अप्रोच से चीजों को तैयार करते हैं जिससे कहीं न कहीं हमारा लेवल अप हो सके, तो हमें उन चीजों को सीखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। और वैसे कवि चाणक्य ने भी तो कहा ही है ना, जो कि सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे, कि दूसरों के अचीवमेंट से, दूसरों के अनुभव से हमें सीखना चाहिए। तो आइए आज हम सीखते हैं मेगा बहन, जो कि गुजरात जुडिशियल सर्विस 2021-22 के एग्जाम के अंदर अपने आप को एक सिलेक्शन की लिस्ट में रख पाए हैं। और अब उनके पीछे उनका जो हार्डवर्क रहा है, उनके परिवार का जो सपोर्ट रहा है, जो उनका एक डेडिकेशन रहा है इस चीज के प्रति, वो वाकई में काबिल तारीफ है। पहला अटेम्प्ट था उनका, फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तीनों लेवल, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू लेवल हो, वो क्रैक किया। तो ये दर्शाता है, ये चीज एग्जिबिट करता है कि कितना इनके मन में एंथुजियाज्म था इस बात को लेकर। अब बीइंग अ गर्ल एक जज बने हैं, तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना, वो उनसे एक सवाल का आंसर तो जरूर लीजिएगा कि जब एक सोसाइटी के अंदर गर्ल के ऊपर प्रेशर आता है, शादी का भी, हर चीज का भी, ऐसे टाइम में वो कैसे मैनेज करती इन चीजों को, वो भी जानना बैठेगा। सो मेगा जी, हेलो एंड नमस्कार। अब तो जज साहिबा ही कहना पड़ेगा, मेगा जी के नाम से कहना तो गलती गड़बड़ी हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारे सर है, हमारे गुरु है, उनको तो हमें, उनके लिए हमेशा हम स्टूडेंट ही रहेंगे। तो देखो, आप आपने देखा ना किस तरीके से अच्छा लगेगा पहली बॉल में चौका मारना सीखा आप लोगों ने। मतलब पहला जो कथन, पहला जो स्टेटमेंट ऐसा निकले कि बस सामने वाला जो है अपने आप में इंप्रेस हो जाए, तो इससे कहते हैं कला। और ये कला इसलिए भी है क्योंकि आप एडवोकेट भी है, आप जो है प्रैक्टिस का अनुभव भी ले चुके हैं। लेकिन मेघा जी, मैं सीधा सवालों पे आता हूं। आप प्रैक्टिस कर रहे थे, करेक्ट? और प्रैक्टिस से डायरेक्टली आप एंटर कर गए जुडिशरी के अंदर, तो इसका तालमेल, इसको बैलेंस कैसे किया? यानी कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज कर सकता है? क्योंकि सर ऐसा था कि मेरा जो प्रैक्टिस करने का मोटो था वही जुडिशरी था। मतलब मैं जब प्रैक्टिस करती थी तो उसी तरीके से करती थी, मतलब वो सोच के करती थी, वो सारे प्रिपरेशन के साथ करती थी कि मुझे आगे जुडिशरी में ये सब करना है, ये मुझे कौन सी चीजें कब कहाँ काम आएगी उस हिसाब से। और जो भी चीज मैं करती थी उसमें अच्छे से ध्यान से करती थी कि हाँ ये भी काम आ सकता है, बाद में ये भी काम आ सकता है। तो जब मैं उसके बाद, जब मैंने प्रैक्टिस करने के बाद जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की जुडिशरी की, तो मेरे लिए काफी इजी था और वो मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस किया था तभी, हाँ इसलिए ये सेक्शन है, इसीलिए ये है, ऐसा सब कनेक्ट हो पा रहा था। तो अभी मेगा जी के इस आंसर से एक नए लर्नर्स को जो जुडिशरी की तैयारी कर, उसको क्या सीखना चाहिए? देखो यार, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अब वो चाहे आपकी मजबूरी है या आपका शौक है, तो इस बात को लेकर टेंशन नहीं करना। जैसे इन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने हर चीज को इस एंगल से कराया कि भाई ये मेरी पढ़ाई के साथ लिंक हो सकेगा। करेक्ट मेगा जी? ताकि कोई भी चीज आप जो सीख रहे हैं वो चीज आपकी पढ़ाई के साथ लिंक हो पाएगी। यानी कि इन्होंने
प्रैक्टिकल लाइफ को देखो, हम तो सिर्फ थ्योरेटिकली कहते हैं कि पढ़ाई को लिंक करो लिंक करो, इन्होंने तो अपनी लाइफ को लिंक किया अपनी पढ़ाई के साथ में। दैट्स रियली अप्रिशिएबल। मतलब जो रियलिटी के जब भी कोर्ट वोट में जाया करते थे तो उसमें जो भी कुछ भी सीखने को मिलता था, जो कुछ भी चैलेंज इनके पास आता था, उसको ये इस एंगल से देखते थे कि यार ये मेरी पढ़ाई में काम आएगा, ये मेरी जो है जब मैं प्रिपेयर करूंगी जुडिशरी के लिए तब काम आएगा। तो मतलब मेघा जी कहीं कहीं जो है ये प्रैक्टिकल लिंकिंग की अप्रोच इंसान को रखनी चाहिए कि जो वो प्रैक्टिस करता है वो चीजों को कनेक्ट कर सके। ओके। मेघा जी कहते हैं कि जो इंसान स्पेक्स पहनता है, चश्मा पहनता है, वो बड़ा सिंसियर होता है ना? ऐसा कहा जाता है। आज हम देखते हैं कि उसमें कितना दम है। तो आप नो डाउट अभी आप जज तो बन ही गए, इसमें कोई डाउट है नहीं, और अभी सीधी सी बात है कि आप अलग अलग प्रोटोकॉल के अंदर भी बन जाएंगे। लेकिन जो मेगा हमको अभी दिखाई दे रही है, क्या वही मेगा स्कूल टाइम के अंदर भी इसी तरीके से एकदम सिंसियर भोली भाली मासूम रहा करती थी, या थोड़ी बहुत बदमाशी किया करते थे? मतलब मैं बाकी जो मुझे नहीं जानता था उनके लिए मैं बहुत सिंसियर थी, और जो मुझे अच्छे से जानता था उनको पता होता था कि मैं कितनी झूठ पॉइंट टू बी बोलती हूँ और नोटेड, कितनी मस्ती करती पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जो मुझे जानता नहीं था उसके लिए मैं सिंसियर थी, और जो मुझे जानता था उसको मेरे बारे में सब पता था कि मैं कितनी हूँ। बदमाश हूं। प्लीज कंटिन्यू। तो बस ऐसे ही मस्ती तो मेरी बाहर भी थी और घर पे भी मेरा थोड़ा मस्ती, मतलब ऐसा है कि मैं मस्ती करती हूँ और मैं सामने नहीं आती हूँ। मतलब पापा तो हमेशा कहते हैं कि मेरी बड़ी दीदी है तो वो एकदम थोड़ी सी भोली है, तो मैं मस्ती मैं करती हूँ और पापा जब भी आते हैं उसको सामने कर देती हूँ और पापा उसको डांट लगा देते हैं और मैं बच जाती हूँ। तो मैं ऐसा बहुत जगह पे ऐसा करती हूँ, मतलब कि अब मस्ती भी कर लो और खुद बच भी जाओ। देखो इसको इसको एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट मस्ती, है ना? जैसे आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से कई बार लिंकिंग मेथड को पढ़ते हो, तो ये भी थोड़े से स्मार्ट निकल गए। मतलब ये मस्ती उस एंगल से करते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना? जो कर दिया, और फिर एक छोटा भाई होता है तो उसको आगे कर देते कि पापा जो कुछ भी किया इसने किया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा मेघा जी, स्कूल टाइम में आपका एक इंसिडेंट था, दो चोटी वाला इंसिडेंट, वो क्या था मैं सुनना चाहूंगा। ओ, क्या हुआ था, मेरी ट्यूशन टीचर थी तो मैं क्लासेस सीधा स्कूल से क्लासेस जाती थी। तो वो स्कूल में तो दो चोटी बांधना कंपलसरी था, तो इंग्लिश पढ़ाती थी मुझे। तो तभी मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, तो मैंने कुछ भी गलती कर दी, वो मेरी चोटी खींचती थी और मारती थी। जैसे एक चोटी खींचती थी फिर मारती थी। तो वो एकदम मेरी लाइफ का एकदम फनी मोमेंट और फनी ये था, मेमोरी है। मेघा जी कल्पना करो कि उस चीज की अगर किसी ने वीडियो बनाई होती और वो वीडियो आज आपको दिखाई होती, तो तो मुझे वो क्या, पल जिसको भी दिखाते हो बहुत बहुत तो फनी था। वो पल उन टीचर के लिए कितना खतरनाक होता कि अगर मुझे पता होता मेघा कि तू आगे जाके जज बनेगी तो मैं तेरी चोटी कभी नहीं खींचती, है ना? एक अपने आप में वो भी यस सीनियर। सर, यस सर। मैं यहाँ पर बता दूं कि देखो उस समय इनकी अंग्रेजी भली कमजोरी रहा होगा, लेकिन आज के समय में यही कैंडिडेट गुजरात के अंदर जहां पर इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन रहता है या गुजराती का ऑप्शन रहता है, वहां पर आप सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने अपनी इस कमी को बाहर, तो अगर आप भी किसी कारण से इंग्लिश में वीक है तो इसको अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं मानना है। मेघा जी क्या कहना चाहोगे कि अंग्रेजी अगर वीक होती है तो फिर हमें क्या वाकई में खुद को पहले से गिव अप कर लेना चाहिए क्या? आपका क्या कहना है? नॉट एट ऑल सर, मतलब लैंग्वेज तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो हम्म। कहीं पे भी बैरियर नहीं होता है, आप उसको कभी भी ओवरकम कर सकते हैं। और ये सोच के कि मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, किसी भी चीज को गिव अप करना तो एक मतलब बहुत ही बुरी बात मानी जा सकती है। मतलब ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो उसमें इम्प्रूव करो, नहीं आती है तो दूसरी लैंग्वेज से भी वो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर एनीवेयर, आई बिलीव दैट। दैट्स गुड। अच्छा मेघा जी, मैं अब आपको सीधा इंटरव्यू के माहौल में लेके जा रहा हूँ कि आपका जब इंटरव्यू डेट फाइनल हो गया था और जिस दिन आप घर से निकले थे जुडिशरी इंटरव्यू देने के लिए, ओके, आपके आपके शहर में ही आपका शहर कौन सा है, कहाँ से होम टाउन आपका मेघा जी?
होम टाउन मेरा तो गुजरात में ही है, लेकिन अभी हम महाराष्ट्र में ही रहते हैं काफी सालों से। अभी आप तो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, ओके। हाँ, तो मुंबई से ट्रैवल हम्म, किया था मैंने अगले दिन ही, और फिर वहां पे स्टे किया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्टे किया था। अब यस। आपका मॉक इंटरव्यू, आप कितने बजे पहुंच गए थे वहां पर, जुडिशरी का इंटरव्यू देने गए थे, कितने बजे पहुंच गए, रिपोर्टिंग टाइम क्या था? और रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock का था, और मैं हम्म, 7:45 को पहुंच गई थी वहां पे। और आपका इंटरव्यू कितने बजे हुआ? इंटरव्यू मेरा हुआ अराउंड 5 o'clock। 5 o'clock। सुन रहे हो? अब यहाँ पर पेशेंस का कितना बड़ा टेस्ट होता है। सुबह 8 बजे, 8 नहीं 7:40 बजे बंदी पहुंची है, और 8 से शाम को 5 बजे अगर कैलकुलेशन निकाली जाए तो तकरीबन 9 घंटे हो जाते हैं, मेगा जी, करेक्ट? तो वो जी। जो 9 आवर्स होते हैं, उस 9 आवर्स के अंदर दिमाग की क्या हालत होती होगी, वो हम आज खुद ही मेगा जी से ही सुन लेते हैं। तो उन 9 आवर्स के अंदर आप सोए थे इन बिटवीन? नहीं, सोई नहीं थी, लेकिन नींद जैसा काफी हो रहा था। लेकिन हम्म। वो तो मतलब उस ऐसा समय हो उस गया समय था उस कि समय दिमाग में क्या क्या चल रहा था यार, सुबह से यार क्यों, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा इंटरव्यू, ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे पहले थे उस टाइम? पहले तो बहुत आ रहे थे, मतलब पहले तो 3-4 घंटे काफी, क्योंकि सब लोग वहां पे बैठे थे, सब लोग पढ़ाई कर रहे थे। हम्म। तो हम्म। मैंने भी बुक निकाल लिया, मतलब इतने घंटे बैठना है तो करेंगे भी क्या, मोबाइल यूज नहीं कर सकते ज्यादा, किसी से बात पहचानते भी नहीं थे तो बात ज्यादा भी नहीं कर सकते वहां पे। तो हम्म। ऐसे ही बस बुक निकाल लिया, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, करते हैं। लेकिन वो पढ़ पढ़ के भी मतलब वो सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे, दिमाग में तो कुछ जा नहीं रहा था, बस ऐसे ही पढ़ रहे थे। नींद भी आ रही थी, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए फिर से यहाँ वहां देख लिया, किसी से एक दो सवाल पूछ लिए या बात कर लिया कैसा गया वो सब। तो यही अच्छा, चल रहा था बाकी बीच कई। में। यस, प्लीज कॉफी कंटिन्यू। भी पी लिया, नींद उड़ाने के लिए कि ये भी हो जाए। तो आपने जो है हाईकोर्ट प्रशासन की कितनी चाय कॉफी पी ली उस दिन 8 घंटे के अंदर? दो, तीन, नहीं, चार? वैसे तो मैं एक्चुअली मैं चाय ही नहीं पीती हूँ, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने 2 बार पिया था। 2 बार? चलो कोई बात नहीं, आपकी सैलरी में से वसूल हो जाएगा। सर, जो हाईकोर्ट प्रशासन है वो बोलेगा ये कैंडिडेट ने 2 चाय पी थी, एक कैंडिडेट एक चाय की अलाउ था, तो इनका एक चाय का पैसा काट लिया जाए। एक अच्छा मेगा जी, 3 सवाल माइंड में आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि आपने बुक इसलिए निकाली क्योंकि दूसरे लोग भी बुक खोल के बैठे थे, यस और नो? हाँ, मतलब एक वो भी रीजन था, और एक मैंने बोला जैसे कि कुछ और करने के लिए था ही नहीं, मतलब ऐसे हम्म। कि कुछ करे या बैठ के रिवाइज करे, मतलब ऐसे बुक खोल के बैठ गए ऐसे दो रीजन थे, यही 2 रीजन। अच्छा मेगा जी, अभी जैसे जो रेगुलर क्लास चलती है उसमें मैं कैंडिडेट्स को कहता हूं कि तुम लोग मेडिटेशन की कला सीख लो। मेडिटेशन में क्या होता है, हम आंखें बंद करके जितने भी कुछ सेक्शन का पार्ट होता है, कोई वर्ड का पार्ट होता है, उसको रिकॉल करने बैठ जाते हैं। उसकी अच्छी खासियत है कि मेडिटेशन करते करते आपकी कई बार 1-2 घंटे भी निकल जाते, पता नहीं चलता, और आपको सुकून फील होता है कि आपने मेंटल वाली पढ़ाई कर दी बिना बाहर की बुक दिखाए। तो आपको लगता है कि ऐसे जब 8 घंटे का एक वो पीरियड होता है वेट करने वाला, उस समय इस तरह का मेडिटेशन टेक्निक काम कर सकता है? आपके अकॉर्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? जी सर, बिल्कुल काम कर सकता है। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मैं सिर्फ बुक खोल के बैठी थी, ऐसे ऊपर ऊपर से देख रही थी, तो इससे अच्छा होता कि अगर मैं माइंड में रिवाइज कर लेती, मतलब मुझे भी अगर वो टेक्निक आती तो मैं वो पक्का, मतलब आंख बंद करके वो रिवाइज कर लेती, तो और जितना मैं पढ़ रही थी उससे काफी ज्यादा वो रिवीजन हो जाता अगर मैं ऐसे करती तो डेफिनेटली चलिए, अच्छी टेक्निक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड मूवमेंट पे। तो जब आप एंटर के आपकी इंटरव्यू चैम्बर के अंदर, तो उस समय कितने जजेस बैठे थे वहां पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए, बोर्ड मेंबर्स कितने थे? 5 बोर्ड मेंबर्स थे सर। ऑल आर मेल पर्सन या फीमेल पर्सन भी था उस समय? नहीं, ऑल मेल मेल पर्सन। ओके। तो वहां पर आपके सामने चेयर रखी हुई थी, तो अब उसमें प्रोटोकॉल क्या रहता है, आपने क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जब आप अंदर गए? तो उस समय पहले उनसे मे आई कम इन सर, इस तरह का आपने परमिशन लिया, या क्या आपने क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया? नहीं, एक्चुअली क्या था कि वहां पे वो दरवाजा खोलने के लिए उनके ही ये रहते हैं हम्म। प्यून, तो वही हम्म। खोलते हैं, तो हमें डायरेक्टली एंटर ही करना होता है। तो मैंने वो हम्म। पूछा नहीं कि मे आई कम इन सर,
डायरेक्टली मैंने एंटर किया और चेयर के पास खड़ी थी। जब उन्होंने बैठने के लिए बोला तभी मैंने बैठा और थैंक यू बोला ऐसे, और फिर गुड इवनिंग ओके। वगैरह विश। अच्छा, जनरली क्या होता है ऐसे टाइम में, स्टूडेंट का हार्ट बीट बड़ा हाई होता है ना, बहुत 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 बड़े लेवल पे हार्ट बीट। तो आपका ही सीन ऐसा था या आप एकदम कंफर्टेबल थे, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा? पहले 2-3 घंटे तो कंटिन्यू बहुत टेंशन आ रहा था, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू था। कुछ मतलब प्रिपरेशन लेकिन ये हमेशा कम ही होता है। तो अभी कैसा जाएगा, क्या जाएगा, 3-4 घंटे बहुत ही प्रेशर था। फिर एकदम से कि अभी कब होगा, उस चक्कर में वो टेंशन चला गया। लेकिन मतलब जब हम लोग इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे थे, उससे पहले हमें एक और रूम में बिठाया था, मतलब कि बारी-बारी से एक-एक जन को वहाँ पे बिठाते थे। तभी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और एकदम से मतलब हाई हो गई थी, मतलब जाके उधर आवाज निकलेगी कि नहीं ऐसा लग रहा था। तो तभी मुझे अच्छा। तो मतलब उससे थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था कि कैंटीन में हम लोग जब गए थे, तो वहाँ पे मेरे साथ जो एक कैंडिडेट थी, उनके भाई आए थे। तो उनके भाई ने ऐसा बोला कि अरे टेंशन मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएँगे, पास नहीं होंगे ना, मार तो नहीं डालेंगे। तो वो ही बात मेरे दिमाग में मतलब उस समय ऐसे बैठ गई थी कि हाँ, ठीक है ना, टेंशन क्यों लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा तो पास नहीं होंगे, मार थोड़ी ना डालेंगे। तो उस तभी वो दिमाग में था, उस वजह से थोड़ा टेंशन कम हो गया और मैं आंसर करती गई। और बोर्ड मेंबर्स भी काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मतलब वो सपोर्ट भी कर रहे थे, मतलब काम कर रहे थे। अगर आप कोई भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर थोड़ा टेंस में जा रही हूँ, तो ऐसे रूड या रिलैक्स ऐसे रिलैक्स कर रहे थे वो। हाँ, रिलैक्स कर रहे थे। अच्छा, कहते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट जो गुजरात का नहीं और आउटसाइड गुजरात का है और जिसकी गुजराती थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, तो ऐसे केस में इंटरव्यू के अंदर देखा गया कि कई बार जजेस जो है वो गुजराती भाषा के सवाल पूछते हैं और उसमें वो आंसर नहीं दे पाते। तो वाकई में इंटरव्यू के अंदर गुजराती भाषा में सवाल जवाब होते हैं मेघा जी? जी सर, मेरे इंटरव्यू में तो उन्होंने गुजराती में सवाल पूछे थे। तो हम्म। उस सवाल के मैंने आंसर गुजराती में किए थे। मेरे हम्म। हिसाब से गुजराती में मतलब उस लैंग्वेज में सवाल पूछते हैं, और प्रेफरेबली अगर आप उस लैंग्वेज में आंसर करते हैं, तो उनको भी थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ मतलब इनको सच में आती है कि नहीं आती है, वो पता चल जाता है उनको। पता चल जाता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी ये है कि जब आपको पोस्टिंग दी जाती है तो गुजरात के अंदर पोस्टिंग दी जाती है, और जी, वहां पर जो जी आपके सर। पास कंप्लेन करने वाला कंप्लेनेंट परिवादी जो होगा वो जनरली गुजराती का होगा। गुजराती तो में अगर होगा। हम यस। अगर उसकी बात को नहीं समझ पाए तो शायद हो सकता है कि जो डिलीवरिंग जस्टिस का सिस्टम उसको हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ना कर पाए। तो कहीं कि जी ये सर। क्राइटेरिया रहता है। तो यस सर। सजेशन यहाँ पर सबके लिए यही रहेगा कि थोड़ा गुजराती के ऊपर कमांड रख के जाना है, अगर आप गुजरात से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी। अच्छा मेघा जी, किस तरह की सवाल जवाब रहे इंटरव्यू के अंदर इन जनरल? इन जनरल मोस्टली मतलब मेरा प्रैक्टिस भी था, तो उन्होंने प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे कि मतलब आपने हम्म। कौन से फील्ड में प्रैक्टिस की है, कौन से टाइप के केसेस हैंडल किए हैं। फिर उसके हम्म। आगे उन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे, मतलब जैसे मैं आंसर कर रही थी उस हिसाब से सिचुएशनल प्रॉब्लम पूछे थे कि हम्म। 1-2 जैसे मुझे याद आ रहे हैं। एक पूछा था कि अगर सपोज़ एक क्लाइंट आता है, आप एज़ एडवोकेट आप बैठे हैं ऑफिस में, एक क्लाइंट आता है और हम्म। बोलता है कि एफआईआर की कॉपी लेके आता है आपके पास और बोलता है कि हम्म। मुझे मेरे पे ये कंप्लेंट हुई है। तो सबसे पहले आप एफआईआर में क्या देखेंगे? ऐसा क्वेश्चन पूछा हम्म। था उन्होंने। तो एक ये सिचुएशनल क्वेश्चन था। फिर दूसरा एक ऐसा पूछा था कि अगर आप जज बन गए सपोज़, तो मतलब ये उन्होंने इसलिए पूछा था कि उन्होंने मुझे पूछा था कि आपकी प्रैक्टिस किस में रही है? तो मैंने कहा था कि क्रिमिनल में ज़्यादा रही है, सिविल में ज़्यादा रही नहीं है। तो फिर हम्म। उन्होंने ऐसे पूछा था कि सपोज़ अगर आप सिविल में जज बन गए, सिविल जज बन गए और आपके कोर्ट में सिविल सूट फाइल होता है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे? ऐसे टाइप के सिचुएशनल प्रॉब्लम्स ही पूछे थे मोस्टली, और फिर उस जैसे मैं आंसर करती थी, उसके अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते थे। ओके, तो कुल मिला के अगर प्रैक्टिस का अगर आप जिक्र करोगे तो कहीं कहीं आपका जो सवाल जवाब जो रहेगा इंटरव्यू के अंदर वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जी सर। सवाल रहेंगे। यस। अच्छा। यस सर। अच्छा मेघा जी, जब वो सवाल आपसे पूछ रहे थे तो माइंड के अंदर प्रोविजन लिंक हो रहे थे कि हाँ ये हाँ उस वाले सेक्शन से सवाल आ रखा है, जैसे एफआईआर वर्ड आती 154 लिंक हो रहा हो,
या उसकी एविडेंशियल वैल्यू के बारे में बात आ रही हो, ऐसा कुछ माइंड में चल रहा था उस समय? उस समय माइंड में चल रहा था कि एफआईआर में सबसे पहले क्या देखेंगे, तो एज एन एडवोकेट मतलब मैंने प्रैक्टिस किया था, तो मेरे माइंड में तुरंत आ गया कि हाँ कौन से सेक्शन के अंडर उसको चार्ज किया है, सबसे पहले तो मैं वो देखूंगी। मतलब ऐसा था कि अगर आप प्रैक्टिस किया है आपने और आपने सच में वो अच्छे से किया है, मतलब जैसे उसमें फोकस से किया है, तो आपको फिर वो इंटरव्यू में सोचने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो अपने आप आंसर आ जाता है, ऐसा। चलिए, अब मेरा एक सेल्फिश सवाल पूछता हूं मैं। जब तक आपका ट्रेनिंग का कॉल नहीं आ जाता है जुडिशियल एकेडमी से, इन बिटवीन अगर आपको मौका मिलता है कि आप अपने इन लॉ लर्नर्स को, जूनियर्स को वगैरह जो है, उनको जो है आपका एक्सपीरियंस, अपना एकेडमिक नॉलेज आप टीचिंग कर सकें, तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी मेघा जी? जैसे मान लो कि अभी मैं 4 to 5 मंथ बाद आपका कॉल आए ट्रेनिंग के लिए आप सभी लोगों का, अच्छा, तो ऐसे केस में इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए पूछ रहा हूं मैं। जी यस सर, आई विल बी अवेलेबल एनी टाइम। ओके, तो मैं लिंकिंग लॉज का फॉर्म आपको भिजवा देता हूँ ताकि जब जी भी सर। हमारे, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको गुजरात जुडिशरी के अंदर 7th रैंक सिक्योर करने वाले कैंडिडेट से सीखने का मौका भी मिल सके। और मेगा जी, जो नई टेक्निक इस तरह की, जैसे हम पढ़ाई को कई बार कॉन्सेप्ट का लिंक करते हैं, तो नई वाली टेक्निक वाकई में स्टूडेंट के लिए फेवरेबल होती है क्या? इस बारे में आपका क्या क्या ओपिनियन है? जैसे किसी भी हाँ पॉइंट जी को हम सर, कनेक्ट बिल्कुल करते हैं, होती एक है। डॉट से जब दूसरा डॉट कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये क्या हेल्पफुल रहता है? ऑब्वियसली रहता है सर। मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस ही कहूंगी कि जब मैं मतलब बीकॉम में मतलब पहले मेरा लॉ करने का ऐसा कोई आइडिया नहीं था, तो जब मैंने बीकॉम में हम्म। हमें सब्जेक्ट था लॉ का, तो जब वो हम्म। मैंने पढ़ा तो तभी मुझे समझा कि मेरा इंटरेस्ट लॉ में ही है। फिर मैंने हम्म। एलएलबी ज्वाइन किया, और जब मैंने एलएलबी ज्वाइन किया तो वहाँ की टीचिंग इतनी कुछ खास नहीं थी, और मैं उस मतलब ऐसा फील कर रही थी तभी कि मैंने क्यों लिया, जैसे हर लॉ स्टूडेंट बोलता है और मीम बनता है, अरे मैंने लॉ क्यों लिया, वैसा ही मुझे फीलिंग आ रही थी ये क्योंकि वहाँ बिल्कुल की सच, टीचिंग। ये बिल्कुल सच कह रहे हो आप, बिल्कुल सच कह रहे हो। पता है, अगर स्टूडेंट को लॉ पढ़ते समय इंटरेस्ट नहीं आता ना, तो उसके मन में पहला सवाल ये है कि यार मैं क्यों आ गया यस इस फील्ड के यस, अंदर। क्यों, हम्म। बराबर, यस सर। ये तो एकदम मुझे भी रियल टाइम वही बात आपने बताई है। जी। कि मैंने क्यों लॉ लिया, और वैसे ही मैंने 3 साल ऐसे ही निकाल दिए, मतलब कि ना, मतलब उस टाइम पे ऐसे भी नहीं पता था कि ऐसे कोई जैसे सिस्टम जैसे आप कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लिंकिंग लॉज, ऐसे कोई अगर लेक्चर्स होते तो हमारे लिए भी काफी बेनिफिशियल होते, तो मैं तो तभी तो कि तभी आपके तो मैं लिए। कह रहा हूं ना, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस टेक्निक को जो जो पर्सन समझ चुका है, जान चुका है और जज बन चुका है, तो क्यों ना उन्हीं का नॉलेज, उन्हीं की जो सरस्वती वाणी है, वही हम कैंडिडेट्स के बीच में लेके आ जाए। जी सर, बिल्कुल, अच्छा मेघा जी, ये एक बात जानना ऐसे चाहता हूं सीखने आपसे। के। जी सर। आपकी लाइफ के अंदर कभी कोई ऐसा फैक्टर भी रहा है, ऐसा कोई भी इंसान जिसने मतलब आपको उल्टा नेगेटिविटी में डालो कि यार तुम गलत डिसीजन लेती हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बिना नाम लिए आप बताना चाहोगे कि हाँ सर, लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन आती है या ऐसे कोई पर्सन होते हैं जो हमको उल्टा पीछे धकेलते हैं, तो उनको आपने कैसे मूव ऑन किया? ऐसा आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस रहा? ऐसे सर मेरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं कि जो, हम्म। क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेगेटिविटी ज्यादा इफेक्ट करती है लोगों को पॉजिटिविटी से। तो जैसे मुझे भी लोग बोलते थे कि यार क्या जज बनोगी, क्या तुम एक, जब मैं एडवोकेट का भी बन रही थी प्रैक्टिस में, तभी भी ऐसे बोलते थे कि यार तुम तो बोलती नहीं हो, तुम कैसे एडवोकेट बनोगी, तुम क्या ही आर्ग्यू करोगी, ऐसे सब बोलते थे। मतलब लोग तो नेगेटिव बोलेंगे ही। तो मेरा तभी यही मोटिवेशन और ये रहा था कि जो लोग मुझे पॉजिटिव बोलते थे उसी को मैं माइंड में रखती थी, और जो नेगेटिव बोलते थे मैं उसको याद ही नहीं रखती थी और उसको इग्नोर करती थी। तो वो काफी हेल्प करता था कि उसको सुनना ही नहीं है, बस ऐसे कि जैसे वो सुना ही नहीं है। तो मैं वही मेरा एक मोटिवेशन रहा है। क्लास में अक्सर एक लाइन कहा करता हूं मेघा जी, कि जितना जरूरी होता है गौर करना, उतना ही जरूरी होता है इग्नोर करना, है ना? जी सर, बिल्कुल सही से। और आपका ये स्टाइल जो है वो उसी लाइन के साथ लिंक हो रहा है। जी सर। दैट जी। दैट्स रियली ग्रेट। तो कुल मिला के हमें एक फंडा अपनाना चाहिए कि ऐसे नेगेटिव पर्सन या ऐसे कोई नेगेटिव फैक्टर होते भी है तो हमें उनको इग्नोर करना है।
है ना? इग्नोर करना करेक्ट। चाहिए। यस यस। अच्छा, अब लाइफ में आपका वो सबसे रोल मॉडल कौन रहा है जिसको देख के आप हमेशा कहते हैं कि यार मेरे को इनके जैसा बनना है, या फिर ये मुझे इंस्पायर कर रहे हैं? शॉर्ट में कहा जाए तो आपकी लाइफ का इंस्पिरेशन कौन रहे? इंस्पिरेशन एज सच तो मेरे पापा ही रहे हैं। मतलब वो उनकी एक बात है, मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं की ज्यादा, तो वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि हम तो पढ़े नहीं हैं, अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ो, और आपके नाम के आगे जब मेरा नाम आएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, कि मैंने भी कुछ किया है और मैंने भी पढ़ लिया है। तो वही बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी और वही मुझे मोटिवेट करती थी कि हाँ, बस पापा के नाम को हमेशा मेरे नाम के साथ रखूंगी, और उनके नाम, मेरे नाम से उनका नाम होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि उनकी वजह से जो भी हूँ मैं, उनकी वजह से हूँ। पता है, आप सभी लोग अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो मेगा जी के इस स्टेटमेंट के अंदर एक बेटी और पिता के बीच में जो प्यार होता है ना, जो स्नेह होता है ना, वो झलक रहा है यहाँ पर। पहले पापा ने बोला कि बेटा देख, मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तुम्हारे पास मौका है, तुम कर लो। और ये तो उन्होंने कहा, और दूसरा ये है कि इन्होंने अपने दम पे उस चीज को पूरा करके दिखाया। अच्छा मेगा जी, एक बात बताओ, जब से आपका रिजल्ट आया है, ईमानदारी से बताना, ऑनेस्टी के साथ, जैसा आपने अभी तक का पूरा बातचीत किया है, पापा की आंखों के अंदर खुशी की नमी थी हाँ सर, जब उन्होंने जब ऑब्वियसली उन्होंने जब बहुत थी। उन्होंने जब उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया होगा जज बनने के बाद में, तो मतलब एक पिता का क्या क्या खुशी का इस एहसास रहा था उस समय? मतलब वो ऐसे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस ऐसे ही खुश थे कि वाह, बस वाह बेटा वाह, बस ऐसे, मतलब बहुत ही खुश थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि आज जो भी तूने किया, मतलब जो भी मेरी इच्छा थी, मेरी थी, वो सब तूने पूरा करके दिखाया, बस यही, मतलब वो खुशी थे और खुश हैं, मतलब तभी से खुश हैं बहुत। पता है, अभी जिक्र आते आते हमें मेगा जी की आंखें नम दिख रही है। मतलब ये अपने आप में एक इंसान जब बयां करता है ना, ये ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमन नेचर है, जो वाकई जो एक सच्ची खुशी होती है ना, वो इंसान की आंखों को अपने आप गीला कर देती है। और मेगा जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत की हर बेटी जब अपने पिता की बात को पूरा करने उतरे, तो वो आप ही की तरह उस जोश और जुनून को बना के रखे। आ, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप, जितनी भी बेटियां, जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट, फीमेल यस कैंडिडेट्स सर, तैयारी कर रहे हैं? ये प्लीज। आपने जो पहले भी स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन उठाया था, ये भी मुझे पॉइंट आउट करना है कि हम्म। एक जो एज हो जाती है लड़की की, तो हमारे सोसाइटी में एक ये हो जाता है कि अभी इसकी शादी की उम्र हो गई है तो इसकी शादी करवा देनी चाहिए, ऐसा सब। तो वो नॉर्मली सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ भी हुआ, लेकिन ऐसा था कि मैंने पापा को बोला था कि मुझे करना है, और जब तक मैं नहीं कर लेती तो मैं ये शादी का पॉइंट ना ही निकाले तो बेहतर ही होगा। तो वो, मतलब पापा को भी, मेरे मम्मी पापा को भी मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ उसके लिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे उस बात के लिए फिर फोर्स नहीं किया कि हाँ, ये लड़के की बात है या एक सिर्फ देख ले या क्या जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब उन्होंने एंड तक, मतलब काफी लोग उनको भी बोलते होंगे जो मुझे बात नहीं पता चलती होगी कि बेटी बड़ी हो गई, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्यों शादी नहीं करे, मतलब कैसे कहीं बहुत सारी बातें बोलते होंगे, लेकिन कभी उन्होंने वो मुझे बयान नहीं किया। तो मैं भी उस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं हर पेरेंट से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी सच में कुछ करना चाहती है तो उसको, मतलब अगर शादी की वजह से उस चीज के लिए रुकावट हो रही है तो उस चीज को फोर्स नहीं करें। मतलब अगर रुकावट नहीं आ रही है तो ठीक है, उसको ठीक लग रहा है तो बिंदास शादी कर ले, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि मैं शादी के बाद ये नहीं कर पा रही हूँ तो उस चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए मम्मी पापा को, और साथ देना चाहिए। उसकी वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, मुझे अब तो ये करना ही है, ऐसा हो जाता है। यस। लिंकिंग लॉस एक ऐसी मॉडर्न अप्रोच जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके स्टेट जुडिशरी के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी टीम के साथ एफर्ट करती है। यहाँ हम लोग लिंकिंग की जो लेटेस्ट टेक्निक है, इंटरसेक्शन लिंकिंग, इंटर चैप्टर लिंकिंग, इंटर बेरेक्ट लिंकिंग, साथ ही साथ में किसी भी सेक्शंस का प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए उनके डायग्रामेटिक नोट्स बनाना और नोट्स के जरिए लिंकिंग चार्ट्स के साथ में मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। चाहे आप राजस्थान जुडिशरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो ये मॉडर्न टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कोर्स को ऑनलाइन सब्सक्राइब करते समय। पहला ऑप्शन आइकॉनिक, जहां पर आपको 4 एडिशनल फीचर मिलती है। पहली फीचर जहां पर आपको 1-to-1 मेंटोर होगा जो आपको गाइडेंस देगा स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली। साथ ही साथ में आपकी जो मेंस टेस्ट सीरीज होगी मेंस एग्जाम की, वहां पर आपकी कॉपी 1-to-1 चेक करके इवेल्युएट की जाएगी। जितने भी मॉक इंटरव्यूज किसी भी स्टेट जुडिशरी के होते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के या अटेम्प्टेड कैंडिडेट्स के, वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे एक्सक्लूसिवली और डाउट सेशन के अंदर प्रायोरिटी। ये 4 स्पेसिफिक फीचर आइकॉनिक में है और इसी के अंदर शामिल होता है प्लस कोर्स, और प्लस कोर्स आपको अलग से भी अवेलेबल होगा। प्लस कोर्स के अंदर जो है आप कंप्लीट क्लासेस देख पाएंगे और कोर्स वाइज नहीं, ये यहां पर आपको ये चीज मिलेगी वैलिडिटी वाइज। एग्जाम्पल, आपने 1 साल का अगर कोर्स सब्सक्राइब किया है तो 1 साल की वैलिडिटी के अंदर जो भी सेगमेंट डील किए जाएंगे, जो भी बैचेस लॉन्च होंगे, उन सभी का आपको एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप जुडिशियल कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो उस समय आप लिंकिंग कोड LINKING लिंकिंग कोड के साथ ही जुड़े, ताकि हमारी टीम आपको अनस्टॉपेबल सपोर्ट जो है देती रहे। अगर आप पहली बार अनअकैडमी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके गोल ऑप्शन में जाए, जुडिशरी को सेलेक्ट करें और वहां पर प्लस और आइकॉनिक में से जो भी वैलिडिटी पीरियड आपको चूज करना है उसको चूज कीजिए। एंड देन आफ्टर नीचे एक गिफ्ट टाइप का आइकन ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप लिंकिंग कोड अप्लाई करते जो भी अप्रोप्रिएट डिस्काउंट होगा वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स क्रैक द जुडिशियल एग्जामिनेशन विथ लिंकिंग लॉस। ये जो आखिरी स्टेटमेंट आपने कहा ना कि उससे उल्टा आपको मोटिवेशन मिलता है कि अब तो करना ही है, क्योंकि मम्मी पापा को भी इस बात के लिए कन्विंस किया है मैंने कि अभी आप शादी को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दो, ताकि जो है मैं अपने इस रास्ते को, इस चीज को क्लीन है जो कर पाऊं और अचीव कर पाऊं। अच्छा, एक छोटी सी बात मेघा जी, जब आपकी पेरेंट से इस संबंध आपकी बातचीत हुई थी, जब आपने उनसे समय मांगा था, जब उनसे कहा कि मुझे पहले ये बनना है, तो वो आपने कैसे, वो हिम्मत कैसे दिखाई और उसमें क्या रहा था? क्योंकि जनरली लड़कियां अपने माता पिता से इस बारे में बात करने से झिझकती है, हेजिटेशन रखती है कि वो पेरेंट्स से कैसे कहें। यस, इसका एक कारण मुझे मतलब मम्मी पापा से जो हमारा कनेक्शन होता है वो भी लगता है, मतलब कि अगर मतलब मेरे मम्मी पापा का मुझसे काफी कम्युनिकेशन कनेक्शन अच्छा है, मतलब मैं कुछ भी अच्छे से बात कर सकती हूँ, उनसे बता सकती हूँ कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो, मतलब वैसे। तो मुझे वो बताते वक्त ऐसा लगा नहीं, मतलब ठीक है बात होती है, थोड़ा ये होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन जो करना था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना ही है और मैं करूंगी ये, तो वो भी एक मोटिवेशन था मुझे वो बात करने के लिए कि नहीं मुझे। आप अनम्यूट हो गए एक बार। हाँ, यस, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ, तो अगर आपको पता है कि आपको करना ही है तो वो आप अपने मम्मी पापा को बताने में कोई झिझक ना करें और कोई अच्छे झिझक, से बता दीजिए एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्या बात है। तो कुल मिला के ऐसा है कि पेरेंट्स से हो सके जहां पर बात कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी मुद्दे पर बातचीत करनी है तो एकदम खुल के कीजिए। अरे अपने ही जी। पेरेंट्स से भाई, अगर थोड़ा डांट भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इन्होंने कौन सी कम डांट खाई होगी मेघा जी ने? अब ये कहेंगे नहीं, वो बात अलग है, लेकिन अगर इनके छोटे भैया से मैं आपको मिला हूं तो शायद सारी पोलें दीदी की खोल देगा, इसलिए उनको बुला नहीं रहे, क्योंकि जज साहब की पोल खुलती हुई अच्छी नहीं लगेगी। चलो मेघा जी, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत कुछ जानने को मिला। एक आखिरी सवाल, प्रीलिम्स और मेंस का जब आप पढ़ाई वढ़ाई प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय दोनों का एंगल आपने साथ साथ ही रखा, मेंस को भी साथ साथ में प्रिपेयर किया प्रीलिम्स के साथ साथ? मतलब मेरा अभी सिचुएशन ऐसा था कि मैं महाराष्ट्र जुडिशरी का भी प्रिपेयर कर रही थी और गुजरात का भी साथ में कर रही थी, तो महाराष्ट्र का और गुजरात का एग्जाम ऐसे 1 महीने के बाद, ऐसे 1 महीने पहले महाराष्ट्र का प्री हुआ, 1 महीने के बाद गुजरात का प्री हुआ, 1 महीने के बाद महाराष्ट्र का मेंस हुआ, तो ऐसे कंटिन्यू चल रहा था। तो मुझे ऐसे मेंस का पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप प्री का, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप प्री का ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पहले मेंस का प्रिपेयर करेंगे तो प्री का अपने आप प्रिपेयर हो जाता है,
मेरा ऐसा मानना है। एग्जैक्टली इस हम्म, मेन स्टेटमेंट ये है कि मेंस का प्रिपेयर करोगे तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। जब चढ़ाई माउंट एवरेस्ट की तैयारी करोगे ना, तो छोटे बड़े पर्वत फिर आपको परेशान नहीं करने वाले, है ना मेगा जी। चलिए, यस सर। तो आज आज के सेशन के अंदर मेगा जी की लाइफ स्टोरी जो इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में बताई, इनको हम कभी लाएंगे और डिटेल स्टोरी के अंदर लेके आएंगे। लेकिन आज का इस एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्पेसिफिकली इनकी कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी, दो चोटी वाली बात अच्छी लगी, या स्मार्ट मस्ती करने वाली बात, इंटरव्यू वाली बात, या फिर जो उन्हें रियल टाइम अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर किया बीइंग अ डॉटर बीइंग अ गर्ल, वो वाली बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेगा जी थैंक यू सो मच। अब देखो, कोई बात नहीं, अब कहते हैं ना कि स्टूडेंट को भी एक बार थैंक यू तो अच्छे से बोलना ही चाहिए और खासकर जब वो जज बन जाए तब तो स्पेशल लिंकिंग सैल्यूट वाला थैंक्स है जो बनना चाहिए। ओके, थैंक यू, इसी तरीके थैंक्स से टू यू। मस्त रहें और दिल की इच्छा है लाइफ में और आगे बढ़ेंगे आप। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच।